जब एक आईपीएस महिला पुलिस अफसर को ही किया जेल में बंद, फिर पुलिस वालों ने इसके साथ जो किया। नैना एक ईमानदार और निडर महिला आईपीएस अफसर थी। एक दिन वह सिविल ड्रेस में एक थाने का गुप्त निरीक्षण करने पहुंची। जैसे ही वह थाने के अंदर दाखिल हुई, उसकी नजर लॉकअप में गिरफ्तार एक रोती हुई महिला पर पड़ी। पुलिस वालों ने उसे इसीलिए गिरफ्तार कर लिया कि वह गांव के जमींदार के काले कारनामे के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई। पुलिस ने उल्टा उसे ही फंसा दिया। पास ही कुछ पुलिसकर्मी और एक मोटा सा रौबदार आदमी, गांव का जमींदार, आपस में हंसी जाग करते हुए खुलेआम केस रफा दफा करने की बात कर रहे थे। ये सब देखकर नैना का खून खौल उठा। वह सामने आई और सख्त आवाज में बोली, छोड़ दो मेरी बहन को और इस जमींदार के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करो, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। इस पर पुलिस वालों ने बिना सोचे समझे आईपीएस नैना को भी लॉकअप में डाल दिया और बाहर की तरफ पुलिस वालों के साथ जमींदार हंस रहा था। कुछ देर बाद पुलिस कर्मियों ने औपचारिकता के लिए नैना से उसका नाम और आईडी कार्ड मांगा। नैना ने चुपचाप अपने बैग से आईडी निकाली और सामने फेंक दिया। जैसे ही आईडी कार्ड की तरफ नजर गई, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर साफ साफ लिखा था, इंडियन पुलिस सर्विस नैना सिंह आईपीएस ऑफिसर। पूरा थाना हड़कंप में आ गया। जो पुलिस वाले अभी उसे धक्का दे रहे थे, वह अब कांपते हुए खड़े थे। फिर उनके साथ जो उसे देखकर किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, और जब इसे आप देखेंगे तो आपको भी विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएस नैना सिंह की जिंदगी फाइलों, नक्शों और अपराधों के आंकड़ों के बीच उलझी रहती थी। उसके दफ्तर की दीवारों पर लगे नक्शों पर लाल और नीले पेन किसी खेल के मोहरे नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगियों के उलझे हुए धागे थे। सीतापुर जिले की कमान संभाले उसे अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उसका नाम अपराधियों के लिए खौफ और आम जनता के लिए उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका था। नैना के लिए वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जुनून थी, एक जिद्द थी। बचपन में उसने अपने गांव में जमींदार के हाथों अपने पिता का अपमान होते देखा था। पुलिस ने भी तब जमींदार का ही साथ दिया था। उस दिन उस छोटी सी लड़की ने अपनी नम आंखों से जो देखा, उसने उसके दिल में एक आग जला दी थी, सिस्टम को अंदर से बदलने की आग। और आज आईपीएस नैना सिंह उसी आग को अपनी रगों में महसूस कर रही थी। पिछले कुछ हफ्तों से खास थाने रामपुर थाने से अजीब तरह की शिकायतें आ रही थी। शिकायतें सीधी नहीं थी, बल्कि कानाफूसी की तरह थी। कोई दबी जबान में बताता कि वहां गरीबों की सुनवाई नहीं होती, तो कोई कहता कि थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर वर्मा इलाके के बड़े जमींदार ठाकुर गजराज सिंह की जेब में रहता है। शिकायतें गुमनाम थी क्योंकि लोग डरते थे। गजराज सिंह का खौफ ऐसा था कि उसके खिलाफ बोलने का मतलब था अपनी शामत को दावत देना। नैना जानती थी कि अगर वह वर्दी में वहां गई तो सब कुछ ऑल इज वेल मिलेगा। फाइलें दुरुस्त, रिकॉर्ड चकाचक, और इंस्पेक्टर वर्मा जय हिंद मैडम का नारा लगाते हुए ऐसा अभिनय करेगा कि ऑस्कर भी शर्मा जाए। सच्चाई की परतें तो तब खुलती हैं जब सिस्टम को यह पता ना हो कि कोई उसे देख रहा है। एक दोपहर अपनी मेज पर रखी फाइलों को देखते हुए नैना ने एक फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद ड्राइवर और ऑपरेटर को बुलाया। राम सिंह, गाड़ी तैयार करो, लेकिन आज वर्दी नहीं, सिविल ड्रेस। और हाँ, कोई तामझाम नहीं, कोई हॉर्न नहीं, हम रामपुर जा रहे हैं। राम सिंह, जो नैना के तेवरों से वाकिफ था, बस सिर हिलाकर चला गया। वह जानता था कि जब मैडम इस अंदाज में होती हैं तो किसी बड़े तूफान की आहट होती है। नैना ने एक बहुत ही साधारण सा सूती सलवार कमीज पहना, बालों को ढीला ढाला बांध लिया और चेहरे पर एक हल्की सी शिकन ओढ़ ली, जैसे वह दुनिया की सताई हुई कोई आम औरत हो। उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर और आईडी कार्ड एक मामूली से दिखने वाले हैंडबैग में डाल लिया। जब वह शीशे के सामने खड़ी हुई तो उसे आईपीएस नैना सिंह नहीं, बल्कि सीतापुर की हजारों बेबस औरतों में से एक का अक्स दिखाई दिया। चलो आज देखते हैं कि कानून का राज चलता है या ठाकुर का, उसने खुद से कहा, और दफ्तर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। रामपुर थाने की पुरानी बदरंग इमारत दोपहर की धूप में और भी उदास लग रही थी। दीवारों से प्लास्टर उखड़ रहा था और गेट पर लगा बोर्ड एक तरफ झुका हुआ था, मानो खुद सिस्टम की तरह थक गया हो। थाने के बाहर एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में कुछ लोग शायद अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद से ज्यादा थकान थी। नैना ने गाड़ी को थाने से काफी दूर रुकवाया और पैदल ही अंदर की ओर चल दी। जैसे ही उसने थाने के अहाते में कदम रखा, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। हवा में इंसाफ की खुशबू नहीं, बल्कि डर और लाचारी की बू बसी हुई थी। एक कोने में बैठा मुंशी खर्राटे ले रहा था। अंदर से हंसी के ठहाकों की आवाज आ रही थी। नैना धीरे धीरे मुख्य दफ्तर की तरफ बढ़ी। दरवाजा खुला था। अंदर का नजारा देखकर एक पल के लिए उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक तरफ लोहे की सलाखों के पीछे एक औरत जकी जमीन पर बैठी सिसक रही थी। उसकी साड़ी में धूल लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर खरोंच के निशान थे। उसकी आंखों में बेबसी का समंदर था। और दूसरी तरफ थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर वर्मा की मेज के सामने एक बड़ी सी कुर्सी पर एक मोटा ताजा रोबदार आदमी बैठा था। उसने सफेद रंग का सफारी सूट और गले में सोने की मोटी चेन पहन रखी थी।
ये जरूर ठाकुर गजराज सिंह था। उसके साथ इंस्पेक्टर वर्मा और दो और हवलदार खड़े थे और सब जोर जोर से हंस रहे थे। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है ठाकुर साहब, आपने तो खेल ही खत्म कर दिया। इंस्पेक्टर वर्मा ने चापलूसी भरी हंसी हंसते हुए कहा। सीधा अंदर डाल दिया उस औरत को। बड़ी आई थी आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने। ठाकुर गजराज सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा। अरे वर्मा, हमने पहले ही कहा था, ये जमीन हमारी है तो हमारी है। ये औरत का पति 2 कौड़ी का मजदूर हमसे जबान लड़ाएगा। अब सड़ेगी अंदर तो अकल ठिकाने आएगी। बाकी तुम देख लेना, केस ऐसा बनाओ कि 10 साल तक जमानत ना हो। आप चिंता ही ना करें ठाकुर साहब, एक हवलदार बोला। हमने तो सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने का केस ठोक दिया है। अब कोई माई का लाल इसे बचा नहीं सकता। ये सब सुनकर और देखकर नैना का खून खौल उठा। उसके कानों में सीटी बजने लगी। जिस वर्दी की इज्जत के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उसी वर्दी को पहने ये लोग एक मजलूम औरत की इज्जत और हक को सरेआम नीलाम कर रहे थे। वो लॉकअप में बंद औरत कोई और नहीं, बल्कि इस देश का कानून था, जो आज खुद कैद में था। नैना का दिल उस औरत के लिए तड़प उठा। वह देख सकती थी कि वह औरत सिर्फ रो नहीं रही थी, बल्कि अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसका भरोसा मर रहा था। नैना ने एक गहरी सांस ली। तूफान आने से पहले की खामोशी थी यह। नैना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह एक शेरनी की तरह आगे बढ़ी और उस कमरे में दाखिल हो गई। उसकी चाल में एक आम औरत की घबराहट नहीं, बल्कि एक अफसर का आत्मविश्वास था, जिसे वह छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसकी आवाज कमरे की हंसी में एक चाबुक की तरह पड़ी। छोड़ दो इस औरत को। सबकी नजरें एक साथ उस पर घूमी। इंस्पेक्टर वर्मा, ठाकुर और बाकी पुलिस वाले उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। एक मामूली सी औरत थाने के अंदर आकर सीधे ठाकुर गजराज सिंह और पुलिस को चुनौती दे रही थी। ये उनके लिए एक मजाक था। ठाकुर गजराज सिंह ने उसे घूरते हुए पूछा, कौन है रे तू, और तेरी हिम्मत कैसे हुई ठाकुर गजराज सिंह के मामले में बोलने की? नैना की आंखों में आग थी। उसने ठाकुर को नजरअंदाज किया और सीधा इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैंने कहा, इस औरत को बाहर निकालो और इस जमींदार के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करो। इसने इसकी जमीन हड़पी है और इसे मारा पीटा है। इंस्पेक्टर वर्मा पहले तो चौंका, फिर बेशर्मी से हंस पड़ा। ओहो, तो तू इसकी रिश्तेदार है? बड़ी आई वकील बनके। चल निकल यहाँ से, वरना तुझे भी इसी के साथ अंदर डाल दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरी बात मान लो, वरना ये थाना, ये वर्दी सब बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। नैना की आवाज में स्टील जैसी दृढ़ता थी। अब ठाकुर गजराज सिंह का पारा चढ़ गया। वह अपनी कुर्सी से उठा और नैना की तरफ बढ़ा। जबान बहुत चलती है तेरी। वर्मा, इंतजार किसका कर रहा है? सिखा इसको कि ठाकुर से बात करने का अंजाम क्या होता है। डाल इसको भी अंदर, देखती हूँ कौन सा बड़ा अफसर इसे बचाने आता है। इंस्पेक्टर वर्मा को तो जैसे हरी झंडी मिल गई। उसने अपने हवलदारों को इशारा किया, पकड़ो इसको और डाल दो लॉकअप में। आज 2-2 शिकार हाथ लगे हैं। 2 हवलदार नैना की तरफ बढ़े। नैना अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रही। उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नैना ने फुर्ती से अपना हाथ झटक दिया और ऐसी नजरों से उसे घूरा कि हवलदार के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। उसे नैना की आंखों में कुछ ऐसा दिखा जो आम नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर वर्मा ने चिल्लाकर कहा, देख क्या रहे हो, घसीट कर ले जाओ इसे। अब हवलदारों ने कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने नैना को दोनों तरफ से पकड़ लिया और उसे घसीटने लगे। नैना ने कोई संघर्ष नहीं किया। वह बस उन सब के चेहरे देख रही थी, उनकी बेशर्मी, उनकी क्रूरता और उनकी आंखों में सत्ता का नशा। उसे उन पर गुस्सा नहीं, तरस आ रहा था। उन्होंने नैना को लाकर उसी लॉकअप में धकेल दिया जहां वह गरीब औरत पहले से ही बंद थी। लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ और ताला लगा दिया गया। बाहर ठाकुर गजराज सिंह और इंस्पेक्टर वर्मा जोर जोर से हंस रहे थे। अब पता चलेगा इसे कानून क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, ठाकुर ने कहा। लॉकअप के अंदर वह पीड़ित औरत, जिसका नाम लक्ष्मी था, सहमी हुई नैना को देख रही थी। उसके मन में आया, ये बेचारी भी मेरी वजह से फंस गई। नैना जमीन पर बैठी और लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रखा। डरो मत बहन, बस थोड़ी देर और, लक्ष्मी ने रोते हुए कहा। अब कुछ नहीं होगा दीदी, ये लोग राक्षस हैं, ये हमें मार डालेंगे। नैना ने उसकी आंखों में देखा और एक शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, आज राक्षस का अंत होगा, बस देखती जाओ। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि लक्ष्मी के दिल में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग गई। वह चुपचाप नैना को देखने लगी, जो सलाखों के बाहर हंसते हुए शैतानों को एक तक घूर रही थी। लगभग आधा घंटा बीत गया। बाहर की दुनिया में ठाकुर गजराज सिंह चाय पी रहा था और इंस्पेक्टर वर्मा को अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था। वे लोग पूरी तरह से भूल चुके थे कि उन्होंने किसे कैद किया है। उनके लिए नैना सिर्फ एक और औरत थी जिसकी आवाज को उन्होंने कुचल दिया था। थाने का माहौल शांत था। तभी एक युवा कांस्टेबल, जो इस पूरे तमाशे के दौरान चुपचाप खड़ा था, इंस्पेक्टर वर्मा के पास आया। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। सर, उसने धीरे से कहा। क्या है यादव? वर्मा ने झंझुलाकर पूछा। सर, वह जिन 2 औरतों को हमने लॉकअप में डाला है, काम से रोजनामचे, डेली डायरी में एंट्री तो कर लें। नियम तो यही कहता है सर, नाम पता पूछना पड़ेगा।
यादव थोड़ा ईमानदार किस्म का था और उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। वर्मा ने एक पल सोचा। बात तो सही थी, कल को कोई पूछताछ हुई तो क्या जवाब देंगे? उसने अकड़ कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, जा पूछ ले नाम पता दोनों का और लिख दे कि पुलिस स्टेशन में घुसकर हंगामा कर रही थी। कांस्टेबल यादव एक रजिस्टर और कलम लेकर लॉकअप की तरफ बढ़ा। बाहर से ही उसने आवाज लगाई, तुम दोनों अपना अपना नाम और पता बताओ। लक्ष्मी ने डर के मारे कुछ नहीं कहा। नैना धीरे धीरे उठी और सलाखों के पास आई। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। उसने कांस्टेबल की आंखों में देखा। नाम जानना है मेरा? नैना ने पूछा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि यादव को एक पल के लिए सिहरन महसूस हुई। हाँ, नाम और पहचान के लिए कोई कार्ड है तो वह भी दे दो, यादव ने कहा, जो बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने साधारण से दिखने वाले हैंडबैग में हाथ डाला। बाहर खड़े इंस्पेक्टर वर्मा और दूसरे हवलदार यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि शायद वह कोई राशन कार्ड या आधार कार्ड निकालेगी, लेकिन नैना के हाथ में जो चीज आई उसे देखकर यादव की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह एक गहरे नीले रंग का कवर वाला आईडी कार्ड था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में अशोक स्तंभ बना हुआ था। नैना ने वह आईडी कार्ड सलाखों के बीच से बाहर फेंका। वह कार्ड फिसलकर यादव के पैरों के पास जाकर गिरा। यादव ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। जैसे ही उसने कार्ड खोला और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से रजिस्टर छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, सर। इंस्पेक्टर वर्मा को लगा कि यादव ड्रामा कर रहा है। क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? उसने हंसते हुए कहा और यादव की तरफ बढ़ा। उसने यादव के हाथ से लगभग छीनते हुए वह आईडी कार्ड लिया और फिर समय जैसे रुक गया। इंस्पेक्टर वर्मा की आंखों के सामने वह शब्द नाच रहे थे, नैना सिंह, इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, सीतापुर। एक पल, दो पल, तीन पल। वर्मा मूर्ति की तरह खड़ा रहा। उसके चेहरे से सारा खून जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई और वहां सिर्फ खौफ तैर रहा था। जिस औरत को उसने गालियां दी, जिसे उसने घसीट कर लॉकअप में बंद किया, वह कोई आम औरत नहीं, बल्कि पूरे जिले की पुलिस की मालकिन, उसकी सबसे बड़ी बॉस थी। उसके हाथ कांपने लगे और आईडी कार्ड उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। ठाकुर गजराज सिंह, जो अब तक मूंछों पर ताव दे रहा था, यह सब देखकर हैरान था। क्या हुआ वर्मा, ऐसे क्यों खड़ा है? वर्मा ने कांपती हुई उंगली से कार्ड की तरफ इशारा किया। ठाकुर ने झुककर कार्ड उठाया और पढ़ा। पढ़ते ही उसका मोटा शरीर भी कांप गया। उसका चेहरा, जो अकड़ से लाल था, अब डर से सफेद पड़ गया था। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। जो हवलदार अभी हंस रहे थे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें अपनी मौत सामने खड़ी नजर आ रही थी। कांस्टेबल यादव, जो सबसे पहले होश में आया, उसने तुरंत सावधानी की मुद्रा में आकर जोर से चिल्लाया, जय हिंद मैडम। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सब भी जैसे नींद से जागे। इंस्पेक्टर वर्मा और दूसरे हवलदार, जिनकी टांगे कांप रही थीं, किसी तरह सीधे खड़े हुए और लड़खड़ाती आवाज में बोले, जय हिंद मैडम। ठाकुर गजराज सिंह पत्थर का बुद्ध बना खड़ा था। उसका सारा रौब, सारी अकड़ पल भर में काफूर हो गई थी। थाने में अब मौत जैसा सन्नाटा था। सिर्फ इंस्पेक्टर वर्मा के भारी भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा करियर, उसका भविष्य, सब कुछ तबाह होता दिख रहा था। कांस्टेबल यादव ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और कांपते हाथों से लॉकअप का ताला खोलने लगा। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी बार बार ताले में घुस नहीं पा रही थी। खोलो दरवाजा, नैना की आवाज लॉकअप के अंदर से गूंजी। इस बार उसकी आवाज में एक आम औरत की बेबसी नहीं, बल्कि एक आईपीएस अफसर का हुक्म था। जैसे तैसे ताला खुला। लोहे का दरवाजा एक धीमी डरावनी आवाज के साथ खुला। नैना धीरे धीरे बाहर आई। उसकी चाल में वही शांति थी, लेकिन अब वो शांति डरा रही थी। उसने एक एक करके वहां खड़े हर शख्स की आंखों में देखा। इंस्पेक्टर वर्मा, दोनों हवलदार और ठाकुर गजराज सिंह, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नैना की आंखों में एक सेकंड से ज्यादा देख सके। सबने डर के मारे नजरें झुका ली। नैना चलकर इंस्पेक्टर वर्मा के ठीक सामने खड़ी हो गई। वर्मा पसीने से तरबतर था और थर थर कांप रहा था। तो इंस्पेक्टर वर्मा, नैना ने बहुत धीरे से कहा, यही है तुम्हारा कानून? यही सिखाया गया था तुम्हें ट्रेनिंग में कि अत्याचारों से हाथ मिलाकर निर्दोषों को सलाखों के पीछे डाल दो? वर्मा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कुछ बोलना चाहता था, शायद माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक गए। नैना की आवाज अब ऊंची हो गई। एक औरत जो इंसाफ मांगने तुम्हारे दरवाजे पर आई, तुमने उसी को मुजरिम बना दिया। और किसके लिए? इस 2 कौड़ी के जमींदार के लिए। बेच दी तुमने अपनी वर्दी, अपनी इज्जत, अपना जमीर, सब कुछ बेच दिया। हर एक शब्द एक चांटे की तरह वर्मा के चेहरे पर पड़ रहा था। नैना अब ठाकुर गजराज सिंह की तरफ घूमी, जो अब दीवार से सटकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और तुम ठाकुर, बहुत गुरूर था ना तुम्हें अपनी ताकत पर, अपने पैसे पर। तुम सोचते थे कि तुम पुलिस को अपनी जेब में रखकर कुछ भी कर सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं।
नैना वापस मुड़ी और कांस्टेबल यादव को आदेश दिया, जो अभी भी सावधानी की मुद्रा में खड़ा था। कांस्टेबल यादव ने तुरंत जवाब दिया, जी मैडम, इस ठाकुर गजराज सिंह को अभी इसी वक्त गिरफ्तार करो। इसके खिलाफ लूट, मारपीट, धमकी देने और एक औरत की इज्जत पर हाथ डालने की धाराओं में एफआईआर दर्ज करो। और हाँ, एक और एफआईआर सरकारी अफसरों को उनकी ड्यूटी से भटकाने और एक आईपीएस अफसर को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखने की। आदेश सुनते ही यादव और एक दो और सिपाही, जो अब तक डरे से खड़े थे, हरकत में आए। उन्होंने ठाकुर गजराज सिंह को पकड़ लिया, जिसने अब तक कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसका सारा नशा उतर चुका था। फिर नैना उन तीनों पुलिस वालों की तरफ मुड़ी, इंस्पेक्टर वर्मा और उसके 2 चमचे हवलदार। नैना ने कहा, तुम तीनों को मैं तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करती हूँ। तुम लोग इस वर्दी के लायक नहीं हो। अब तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और मैं पर्सनली देखूंगी कि तुम लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, ताकि भविष्य में कोई और पुलिस वाला अपनी वर्दी को दागदार करने से पहले 1000 बार सोचे। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और जिले के हेडक्वार्टर में फोन लगाया। हेलो, मैं एसपी नैना सिंह बोल रही हूँ। रामपुर थाने में तत्काल एक नई टीम भेजो। और हाँ, यहाँ के इंस्पेक्टर वर्मा और 2 हवलदारों के सस्पेंशन ऑर्डर तुरंत तैयार करो। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। इस थाने के सारे रिकॉर्ड सील किए जाएंगे। अब इस पूरे थाने की जांच मैं खुद करूंगी। फोन काटते ही पूरे थाने में भगदड़ मच गई। जो पुलिस वाले अब तक तमाशा देख रहे थे, वे सब अपने काम में ऐसे जुट गए जैसे उनसे ज्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं। जैसे ही ठाकुर गजराज सिंह को हथकड़ी लगाकर लॉकअप में डाला जा रहा था, लक्ष्मी, जो अब तक चुपचाप यह सब देख रही थी, धीरे धीरे बाहर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू डर या बेबसी के नहीं, बल्कि खुशी और कृतज्ञता के थे। वो दौड़ती हुई आई और नैना के पैरों में गिर गई। आप भगवान हैं दीदी, आपने आज मेरी इज्जत, मेरा घर, सब कुछ बचा लिया। मैं तो मर ही गई थी। नैना ने उसे तुरंत उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसने लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रो मत बहन, मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। यह तुम्हारा हक था जो तुम्हें मिला है। नैना ने लक्ष्मी के आंसू पोंछे और उसकी आंखों में देखकर कहा, अब कोई तुम्हारा हक नहीं छीन सकता। यह देश किसी जमींदार की जागीर नहीं है, यह कानून का राज है। और जब तक मुझ जैसे अफसर इस वर्दी में हैं, कोई भी किसी मजबूर की आवाज को दबा नहीं सकता। उसने कांस्टेबल यादव को बुलाया। यादव, इस बहन को सम्मान के साथ घर छोड़कर आओ और सुनिश्चित करो कि भविष्य में इसे या इसके परिवार को कोई परेशान ना करे। जी मैडम, यादव ने कहा और लक्ष्मी को सहारा देकर जीप की तरफ ले गया। लक्ष्मी जाते जाते मुड़कर नैना को देख रही थी। उसकी आंखों में असीम श्रद्धा थी। कुछ ही देर में हेडक्वार्टर से नई पुलिस टीम आ गई। नैना ने उन्हें चार्ज सौंपा और एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स की जांच शुरू कर दी। उसे पता था कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक बड़ी षड्यंत्र की शुरुआत है। रामपुर थाने की फाइलें कई और गजराज सिंह और वर्मा की कहानियों को दफन किए हुए थी। रामपुर थाने की घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। नैना के उस एक दिन के एक्शन ने पूरे सीतापुर जिले में भूचाल ला दिया था। झुका हुआ बोर्ड अब सीधा खड़ा था और थाने पर नई चुस्त टीम तैनात थी। इंस्पेक्टर वर्मा और उसके 2 साथी सस्पेंड होकर इंक्वायरी का सामना कर रहे थे। ठाकुर गजराज सिंह, जिसकी इलाके में तूती बोलती थी, अब जेल की सलाखों के पीछे था। लक्ष्मी और उसके जैसे कई और गरीब परिवारों के लिए नैना किसी देवी से कम नहीं थी। लोगों का खाकी वर्दी पर भरोसा लौट रहा था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन नैना जानती थी कि यह तूफान के बाद की शांति नहीं, बल्कि एक नए और बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। गजराज सिंह सिर्फ एक जमींदार ही नहीं था, बल्कि एक बड़ी और गहरी सड़ी हुई व्यवस्था का एक छोटा सा मोहरा था। उसकी जड़ें बहुत ऊपर तक थीं, और जब जड़ों पर हमला होता है तो पूरा पेड़ बौखला जाता है। यह बौखलाहट नैना को अपने सीनियर डीआईजी शर्मा के ऑफिस में देखने को मिली। नैना, ये तुमने क्या किया? डीआईजी शर्मा ने अपनी मेज पर रखी फाइलों पर हाथ पटकते हुए कहा। उनके चेहरे पर प्रशंसा नहीं, बल्कि तनाव था। तुमने गजराज सिंह पर हाथ डाल दिया। जानती हो वह कौन है? एक अपराधी ही है सर, और मेरा काम अपराधियों को पकड़ना है। नैना ने शांत मगर दृढ़ता से जवाब दिया। वह सिर्फ एक अपराधी नहीं है नैना, वह विधायक गंगा शरण चौबे का दाहिना हाथ है। चौबे जी का फोन आया था मेरे पास। बहुत गुस्से में थे, शर्मा ने कहा। उनकी आवाज में नैना के लिए चिंता कम और अपनी कुर्सी की चिंता ज्यादा झलक रही थी। नैना जानती थी कि विधायक गंगा शरण चौबे कौन है। सत्ताधारी पार्टी का एक बड़ा और बाहुबली नेता, जिसके ऊपर खुद दर्जनों केस चल रहे थे, लेकिन अपनी पहुंच के कारण कानून हमेशा उससे कुछ इंच दूर रह जाता था। सर, कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वह जमींदार हो या विधायक। नैना ने अपनी बात रखी। किताबों में सब बराबर है नैना, असल दुनिया अलग है। चौबे कोई मामूली आदमी नहीं है। वह तुम्हारी पोस्टिंग रुकवा सकता है, तुम्हारा ट्रांसफर करवा सकता है, तुम्हारे खिलाफ झूठी जांच बिठा सकता है। मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, इस केस को थोड़ा ढीला छोड़ दो। गजराज की जमानत होने दो, मामले को ठंडा हो जाने दो। नैना को डीआईजी शर्मा की बातें सुनकर निराशा हुई, लेकिन हैरानी नहीं। उसने ऐसे कई अफसर देखे थे जो सिस्टम के दबाव में झुक जाते थे। सॉरी सर, नैना ने खड़े होते हुए कहा। मैंने जब यह वर्दी पहनी थी तो संविधान की कसम खाई थी, किसी विधायक की नहीं,
जांच तो होगी और पूरी गहराई से होगी। ये कहकर नैना उनके ऑफिस से बाहर निकल गई। डीआईजी शर्मा बस उसे जाते हुए देखते रहे। उन्हें पता था कि यह लड़की किसी की नहीं सुनेगी और अब खेल बड़ा होने वाला था। उसी रात लक्ष्मी अपने छोटे से घर के आंगन में बच्चों को खाना खिला रही थी। उसका पति दीनू, जो दिन भर खेत में मजदूरी करके लौटा था, पास ही बैठा था। रामपुर थाने की घटना के बाद से उनके जीवन में एक सुकून था। अब उन्हें ठाकुर के आदमियों का डर नहीं था। तभी बाहर गली में एक बड़ी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। गाड़ी की हेडलाइट सीधे उनके दरवाजे पर पड़ रही थी। दीनू और लक्ष्मी घबरा गए। इतनी रात को कौन हो सकता है? दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। दीनू ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने 4-5 गुंडे जैसे लोग खड़े थे और उनके पीछे खड़ा था एक लंबा पतले होंठों वाला आदमी, जिसकी आंखों में क्रूरता भरी थी। वह विधायक गंगा शरण चौबे का खास गुंडा मुन्ना था। मुन्ना ने पान चबाते हुए पूछा, दीनू, यही नाम है ना तेरा? दीनू की जुबान हलक में ही सूख गई। उसने बस सिर हिलाया। मुन्ना ने घर के अंदर झांकते हुए पूछा, तेरी बीवी है लक्ष्मी? जहां लक्ष्मी अपने बच्चों को सीने से चिपकाए खड़ी थी। सुनो ध्यान से। मुन्ना आगे बढ़ा और दीनू का कॉलर पकड़ लिया। ठाकुर साहब को अंदर करवा के तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। विधायक जी बहुत नाराज हैं। एक मौका दे रहे हैं तुम दोनों को। कल सुबह कोर्ट में जाकर अपनी गवाही बदल देना। कह देना कि सब झूठ था, तुमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया था। समझ गए? दीनू डर से कांप रहा था। लक्ष्मी हिम्मत करके आगे आई। हम झूठ नहीं बोलेंगे, मैडम ने हमें इंसाफ दिलाया है। मुन्ना जोर से हंसा। मैडम? अरे, वह कल की आई छोकरी क्या बिगाड़ लेगी हमारा? आज यहाँ है, कल उसका ट्रांसफर किसी जंगल में हो जाएगा। लेकिन तुम लोगों को तो यहीं रहना है। अपने बच्चों की शक्ल देख ले एक बार। अगर गवाही बदली नहीं तो कल का सूरज नहीं देख पाओगे। यह कहकर उसने दीनू को एक जोर का धक्का दिया और अपनी टीम के साथ गाड़ी में बैठकर चला गया। दीनू और लक्ष्मी के लिए वह रात कयामत की रात थी। एक तरफ एसपी मैडम का दिया हुआ भरोसा था और दूसरी तरफ उनके बच्चों की जिंदगी का सवाल। डर धीरे धीरे उस उम्मीद पर हावी हो रहा था जो नैना ने बड़ी मुश्किल से जगाई थी। अगली सुबह नैना को अपने एक खबरी से लक्ष्मी के घर हुई घटना की जानकारी मिली। सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसने तुरंत कांस्टेबल यादव को लक्ष्मी के घर भेजा और उसे और उसके परिवार को सुरक्षा के लिए पुलिस लाइन में शिफ्ट करने का आदेश दिया। जब लक्ष्मी नैना के ऑफिस में आई तो वह बुरी तरह डरी हुई थी। मैडम, वह लोग हमें मार डालेंगे, मेरे बच्चों को, वह रोते हुए बोली। नैना ने उसे अपने पास बिठाया और पानी पिलाया। लक्ष्मी, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? लक्ष्मी ने आंसुओं के बीच सिर हिलाया। तो फिर डरो मत। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे परिवार को कोई छू भी नहीं सकता। ये लोग तुम्हें डरा कर केस को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। नैना के शब्दों ने लक्ष्मी को हिम्मत दी, लेकिन नैना खुद जानती थी कि यह लड़ाई अब सिर्फ लक्ष्मी की नहीं बल्कि उसकी अपनी बन चुकी थी। उसने तुरंत विधायक गंगा शरण चौबे के गुंडे मुन्ना और उसके साथियों के खिलाफ धमकाने का केस दर्ज करने का आदेश दिया। यह एक तरह से सीधे सीधे विधायक को चुनौती थी। अब नैना 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। एक तरफ वह गजराज सिंह के खिलाफ सबूत जुटा रही थी और दूसरी तरफ वह अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर के दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप से निपट रही थी। उसके साथ ही अफसर उससे कतराने लगे। कई लोगों ने उसे प्रैक्टिकल होने की सलाह दी। उसे अकेला महसूस होने लगा। रात में जब वह अपने सरकारी क्वार्टर में अकेली होती तो उसे कभी कभी शक होता, क्या वह जो कर रही है वह सही है? क्या वह एक अकेली लड़की इस सड़े हुए सिस्टम से लड़ पाएगी? लेकिन फिर उसे लक्ष्मी का डरा हुआ चेहरा और अपने पिता का अपमान याद आता और उसका इरादा और भी पक्का हो जाता। यह लड़ाई वह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने उसूलों के लिए लड़ रही थी। उसने गजराज सिंह की पुरानी फाइलें निकलवानी शुरू की। उसने पाया कि जमीन हड़पने के कई और मामले थे, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से केस फाइल ही नहीं हुआ या सबूतों के अभाव में बंद हो गया। नैना ने उन सभी पुराने मामलों की फाइलें दोबारा खुलवा दी। वह एक एक करके उन सभी पीड़ितों से मिलने लगी जिन्हें गजराज ने कभी सताया था। शुरू में लोग डर के मारे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एसपी खुद उनके दरवाजे पर चलकर आई है तो धीरे धीरे उनकी हिम्मत खुली। एक बूढ़े किसान ने बताया कि कैसे गजराज ने उसकी फसल जलवा दी थी। एक विधवा ने रोते हुए बताया कि कैसे उसके पति को झूठे केस में फंसाकर गजराज ने उसकी जमीन अपने नाम करवा ली थी। जितनी परतें खुल रही थीं, अपराध उतना ही गहरा और घिनौना निकलता जा रहा था। यह सिर्फ एक जमींदार की गुंडागर्दी नहीं थी, ये एक पूरा क्राइम सिंडिकेट था जिसे राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। नैना के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लगा। उसे गजराज सिंह के पुराने मुंशी का पता चला, जिसे गजराज ने कुछ साल पहले धोखा देकर निकाल दिया था। वह मुंशी अब एक दूसरे शहर में गुमनामी की जिंदगी जी रहा था। नैना अपनी एक छोटी टीम के साथ बिना किसी को बताए उस मुंशी के पास पहुंची। शुरू में तो वह बहुत डरा, लेकिन नैना ने उसे सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। बदले की आग और नैना की ईमानदारी देखकर मुंशी गवाही देने को तैयार हो गया। उसने नैना को एक पुरानी डायरी दी जिसमें गजराज के सारे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा था। किस अफसर को कब कितना पैसा दिया गया, किस जमीन पर कैसे कब्जा किया गया, और सबसे चौंकाने वाली बात, इन सब में विधायक गंगा शरण चौबे की सीधी हिस्सेदारी का जिक्र भी था।
विधायक की रैलियों का सारा खर्चा गजराज ही उठाता था और बदले में विधायक उसे पुलिस और प्रशासन से बचाता था। यह डायरी एक बम थी जो पूरे जिले की राजनीति और प्रशासन को हिला सकती थी। नैना जानती थी कि अब उसे बहुत संभल कर कदम रखना होगा। उसने उस डायरी की कई फोटोकॉपी करवाई और उसे एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। अब नैना के पास गजराज और विधायक चौबे दोनों के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। उसने कोर्ट में गजराज की जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया और डायरी के कुछ अंश जज के सामने रखे। सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने गजराज की जमानत खारिज कर दी। यह विधायक चौबे के मुंह पर एक करारा तमाचा था। वह समझ गया कि यह आईपीएस अफसर रुकने वाली नहीं है। अब उसने अपना आखिरी और सबसे गंदा दाम चलने का फैसला किया। एक शाम जब नैना अपने ऑफिस से घर लौट रही थी तो एक सुनसान रास्ते पर एक ट्रक ने उसकी जीप को साइड से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भयानक थी कि जीप पलट गई। नैना का सिर डैशबोर्ड से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब नैना की आंखें खुली तो वह एक हॉस्पिटल के बेड पर थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और हाथ में प्लास्टर था। पास ही कांस्टेबल यादव और उसके कुछ भरोसेमंद अफसर खड़े थे। मैडम, आप ठीक तो हैं? यादव ने चिंतित होकर पूछा। नैना को समझने में देर नहीं लगी कि यह एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक जानलेवा हमला था। वे उसे रास्ते से हटाना चाहते थे। यह हमला उसके शरीर पर था, लेकिन इसका असर उसके हौसले पर हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद डीआईजी शर्मा सही थे। शायद उसे यह सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर उसे हॉस्पिटल के बाहर जमा भीड़ दिखाई दी। लक्ष्मी, उसका पति दीनू और वे सारे किसान और मजदूर जिनके लिए नैना लड़ रही थी, सब हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में नैना के लिए चिंता और दुआएं थी। वे चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी मौजूदगी नैना को वह हिम्मत दे गई जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसे समझ आ गया, यह लड़ाई अब उसकी अकेली नहीं थी। इन सब लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी थीं। वह पीछे नहीं हट सकती थी। अगले दिन सिर पर पट्टी बांधे और एक हाथ में प्लास्टर लगाए आईपीएस नैना सिंह ने अपने ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सारे लोकल और नेशनल मीडिया के रिपोर्टर वहां मौजूद थे। डीआईजी शर्मा और विधायक चौबे को लगा कि शायद नैना डर गई है और अब केस से पीछे हटने का ऐलान करेगी। लेकिन नैना ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उस काली डायरी की कॉपियां मीडिया के सामने रख दी। उसने एक एक करके गजराज सिंह और विधायक गंगाशरण चौबे के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश किया। उसने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का जिक्र भी किया और सीधे तौर पर इसके लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया। यह लड़ाई सिर्फ एक जमींदार के खिलाफ नहीं है, नैना ने गरजती हुई आवाज में कहा। यह लड़ाई राजनीति के अपराधीकरण और सिस्टम में घुसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। हो सकता है इस लड़ाई में मेरा ट्रांसफर हो जाए या मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं आप सबको यह वचन देती हूँ कि मेरे रहते हुए सीतापुर में कोई भी गुंडा या नेता कानून से ऊपर नहीं होगा। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक धर्म युद्ध का शंखनाद था। अगले दिन की सुबह हर अखबार की हेडलाइन नैना सिंह की कहानी से भरी हुई थी। टीवी चैनलों पर उसी की चर्चा थी। मामला राज्य की राजधानी से लेकर दिल्ली तक पहुंच गया। विपक्ष ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। सरकार और पुलिस विभाग पर इतना दबाव बना कि वे चाहकर भी इस मामले को दबा नहीं सकते थे। विधायक गंगाशरण चौबे की पार्टी ने खुद को बचाने के लिए उसे किनारा कर लिया। डीआईजी शर्मा ने भी हवा का रुख बदलते देख नैना को पूरा सहयोग देना शुरू कर दिया। नैना ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और विधायक गंगाशरण चौबे के खिलाफ सबूतों के आधार पर वारंट जारी कर बुलावा दिया। दशकों में पहली बार उस बाहुबली नेता को कानून का डर महसूस हुआ। इससे पहले कि वह भाग पाता, नैना की टीम ने उसे उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन विधायक गंगाशरण चौबे और ठाकुर गजराज सिंह को एक ही कोर्ट में पेश किया गया, उस दिन सीतापुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नैना कोर्ट रूम में सबसे पीछे खड़ी यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था। आज उसने सिर्फ अपराधियों को नहीं बल्कि उस सोच को हराया था जो मानती थी कि सत्ता और पैसा कानून से बड़ा है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। केस चलेगा, तारीखें पड़ेंगी, लेकिन एक मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। रामपुर का वह झुका हुआ बोर्ड अब पूरे सीतापुर के कानून का प्रतीक बन चुका था, जो हर तूफान के बाद और भी सीधा और मजबूती से खड़ा रहेगा। नैना जानती थी उसका सफर अभी बहुत लंबा है, लेकिन अब वह इस सफर में अकेली नहीं थी। उसके साथ हजारों लोगों की दुआएं और उनका अटूट भरोसा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो कैसी लगी आपको ये